नमस्कार, मैं डॉक्टर अनुभा श्रीवास्तव, एसोसिएट प्रोफेसर, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, इलाहाबाद में कार्यरत हूँ और मैं आपको डायबिटीज़ और उससे होने वाले कॉम्प्लिकेशंस के बारे में अवगत कराना चाहती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, 425 करोड़ लोग विश्व भर में डायबिटीज़ से ग्रसित हैं। यह एक लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है। 95% लोग टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं और यह हमारे कुछ जेनेटिक कारणों से और बाद से लाइफस्टाइल की गड़बड़ी से होती है। हम एशियन हैं, हम जेनेटिकली एक्सपोज्ड हैं कि अगर हमारा लाइफस्टाइल गड़बड़ होगा, हमारा खान पान, हमारा व्यवहार में गड़बड़ी होगी तो हम डायबिटीज़ से ग्रसित हो सकते हैं। तो मैं यही सबको संदेश देना चाहती हूँ। 14 नवंबर आ रहा है, वर्ल्ड डायबिटीज़ डे आ रहा है कि सब लोग, बच्चे, बूढ़े, वयस्क एक्टिविटीज़ में फ़िज़िकल एक्टिविटी को इन्हांस करें। स्कूल्स भी, टीचर्स भी प्रमोट करें कि बच्चे 1 घंटा बाहर खेलें, जिससे हम चाइल्डहुड ओबेसिटी और उससे फ्यूचर में होने वाली डायबिटीज़ जैसी समस्याओं से बचा जा सकता है। धन्यवाद। Hello, I am Dr. Abhishek Singh. I am DM cardiologist and working as an additional professor in Department of Medicine, KV George's Medical College, लखनऊ। मैं अपने पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ, जो पेशेंट्स एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम या एक्यूट एमआई से ग्रसित हैं, उनको अपनी दवाएं एकदम टाइम से लेना चाहिए। खासकर कुछ दवाएं जैसे कि एंटीप्लेटलेट्स ड्रग्स होती हैं, जो कि प्लेटलेट्स को आर्टरीज को ब्लॉक करने से रोकती हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में एक्यूट एमआई के बाद एटलीस्ट 1 साल तक 2 एंटीप्लेटलेट ड्रग्स लेनी ज़रूरी होती है। इसमें से कुछ ड्रग्स जैसे एस्प्रिन है, क्लोपिडोग्रेल है, टिकाग्रेलोर है और प्रास्ट्रोवेल है। तो जो पेशेंट्स जिनकी एंजियोप्लास्टी हो जाती है हार्ट अटैक के बाद, उनको 1 साल के लिए कम से कम 2 एंटीप्लेटलेट ड्रग्स लेना बहुत ज़रूरी होता है। और डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन अदर कोमॉर्बिड इलनेसेस जैसे कि डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, या स्टेंट किस टाइप का लगा है, या आर्टरीज की कैसी हालत है, उस पर डिपेंड करते हुए हर पेशेंट को कम से कम 1 साल तक 2 एंटीप्लेटलेट ड्रग्स लेनी ज़रूरी होती हैं। और उसमें से एक नई ड्रग आई है हमारे पास टिकाग्रेलोर के नाम से, जो कि बहुत ही पोटेंट एंटीप्लेटलेट ड्रग है, जो कि फ्यूचर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट्स को प्रिवेंट करती है ऐसे मरीज़ों में, जैसे कि स्ट्रोक और फ्यूचर एमआईज़ को। 1 साल तक लेना ये इसलिए भी ज़रूरी है कि एक तो ये फ्यूचर कार्डियोवैस्कुलर इवेंट को प्रिवेंट करती है, दूसरा ये स्टेंट थ्रोम्बोसिस या स्टेंट दोबारा से ब्लॉक ना हो जाए, उसको भी ये प्रिवेंट करती है। तो मैं अपने पेशेंट्स को बस इतना बताना चाहता हूँ कि जो पेशेंट्स हार्ट अटैक से ग्रसित हैं, तो उनको अगर एंजियोप्लास्टी हुई है तो एटलीस्ट 1 साल तक टिकाग्रेलोर और एस्प्रिन का कॉम्बिनेशन, या एस्प्रिन क्लोपिडोग्रेल का कॉम्बिनेशन, या एस्प्रिन प्रास्ट्रोवेल का कॉम्बिनेशन लेना ज़रूरी होता है। और जो पेशेंट्स एंजियोप्लास्टी नहीं करवा पाते हैं या जो कंजर्वेटिवली मैनेज होते हैं, उनको भी 1 साल तक एस्प्रिन के साथ या तो क्लोपिडोग्रेल या टिकाग्रेलोर ड्रग दी जा सकती है। प्रास्ट्रोवेल जो एंटीप्लेटलेट ड्रग है वो तभी दी जाती है जब किसी पेशेंट की एंजियोप्लास्टी होती है। टिकाग्रेलोर के साथ एक ये फ़ायदा है कि एक तो ये बहुत पोटेंट एंटीप्लेटलेट ड्रग है, बहुत अच्छी एंटीप्लेटलेट ड्रग है। दूसरा ये कि ये उन मरीज़ों में भी यूज़ की जा सकती है जो लोग एंजियोप्लास्टी नहीं करवा पाते हैं या जिनको समय से पता नहीं लग पाता और वो एंजियोप्लास्टी नहीं करा पाते, तो ऐसे मरीज़ों में भी एस्प्रिन के साथ हम लोग टिकाग्रेलोर कम से कम 1 साल तक यूज़ करते हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर एफ.बी. सिंह, अयोध्या फैज़ाबाद में प्रैक्टिस करता हूँ और अपने ख़ास तौर से डायबिटीज़ यानी शुगर के मरीज़ों को ये संदेश देना चाहते हैं कि खाने पीने में अभी भी लोगों में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं और ये समझाना ज़्यादा ज़रूरी है कि खाने पीने में वो चीज़ें अवॉइड की जाएं जिनका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। और अधिक ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब जैसे शुगर, स्वीट्स या फलों के जूस या कोल्ड ड्रिंक्स या शरबत,
अल्कोहल, इन सब चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। और जो फल कम मिठास के होते हैं, हम हमेशा कहते हैं कि पूरा फल खाइए, चावल भी इस्तेमाल करिए, थोड़ा बहुत आलू भी ले सकते हैं। यानी कि क्रूड कार्बोहाइड्रेट के जितने भी भोजन पदार्थ हैं वो सब लिए जा सकते हैं, उसमें कोई बंधन नहीं है। सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ के मरीज़ों में शुगर बढ़ाने में चीनी, मिठाई, शरबत, गुड़, ये सब चीज़ें ज़्यादा मतलब बाधक होती हैं। और हमेशा डायबिटीज़ के मरीज़ों के लिए उचित यही होगा कि ऐसे फल या ऐसे भोजन पदार्थ इस्तेमाल किए जाएं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो। धन्यवाद। नमस्कार, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र। आजकल जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल बदल रही है, डायबिटीज़ का प्रिवेलेंस बहुत बढ़ता जा रहा है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम अपनी लाइफस्टाइल सही रखें, खान पान सही रखें। अदरवाइज़ डायबिटीज़ हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या होने जा रही है। तो मैं सभी से ये अनुरोध करूँगा कि अपनी डाइट का ध्यान दें, एक्सरसाइज ज़रूर करें, मॉर्निंग वॉक करें, ठीक है। स्पेशली जो हमारी डाइट है वो कार्बोहाइड्रेट रिच है, इसलिए हमें साथ में एक बैलेंस डाइट लेने की ज़रूरत है। और अपना रूटीन जो सेडेंट्री होता जा रहा है उसको थोड़ा सा हमें फिज़िकल वर्कआउट करने की ज़रूरत है। ओके, थैंक यू। मैं डॉक्टर ए.के. सिंह वाराणसी SSPI हॉस्पिटल से हूँ। डेंगू से बचाव के लिए कुछ सावधानियाँ। डेंगू जो बीमारी है वो एक मच्छर से फैलती है और इसका मच्छर दिन में ज़्यादा काटते हैं रात की तुलना में। तो दिन में भी पूरी बाँह के कपड़े पहने, पूरी आस्तीन के, और कुत्ते पूरा बाकायदे रखे रहें ताकि मच्छर को काटने का उसको जगह न मिले। ये सबसे पहला बचाव है। साथ साथ मच्छरों को अपनी जगह पर, वो साफ पानी में रहते हैं तो कहीं कहीं एक्स्ट्रा पानी ना इकट्ठा होने दे अपने घर के आसपास, गमले में या कूलर में बहुत लंबे समय तक जो पानी टिका रहता है उसमें उसके मच्छर के अंडे पलते हैं और बच्चे निकलते हैं। अतः पानी इकट्ठा न होने देने से बचाव करना ये भी काफ़ी ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा आपको ध्यान देना है कि हर जगह पूरी प्रकाश पूरा रहे। कम प्रकाश में, ये अंधेरे में वाले में ये मच्छर नहीं, ये गंदे में नहीं रहते हैं, ये साफ़ जगह में ज़्यादा रहते हैं, साफ़ पानी में ज़्यादा रहते हैं। अतः पानी को रुकना, बचाव करना बहुत ज़रूरी है। और अगर वक्त को बीमारी लगती है तो बहुत घबराना या बहुत डरना नहीं है इस बीमारी से। इसके इलाज के लिए अपने चिकित्सक के पास जाएं। ये भी और बीमारियों की तरह एक सामान्य बीमारी है। प्लेटलेट घटना कोई बहुत चिंता की बात नहीं होती है। अतः अपने चिकित्सक की सलाह लें और इससे बहुत डरे नहीं। ऐसा ये I am Dr. D.S. Markandeya. I am a general physician in ECHS Polyclinic Haldwani. I just want to speak in type 2 diabetes. Nowadays the type 2 diabetes is very common in all over India. The first line of the type 2 diabetes to treat is lifestyle change. Those who are taking care about lifestyle change, the type 2 diabetes can be controlled. But those patient who is not controlled by the lifestyle change, first line treatment is a metformin. We should start from metformin. Then if a patient is overweight and so metformin is the best of a choice. Secondary add-on therapy is obese diabetes, is sitagliptin, type DPP4 inhibitor. These are the main guideline of the first line of the treatment nowadays. We should add other drugs if not controlled, like sulfonylurea, glitazone, and acarbox. First, I will say again, the main advice for the type 2 diabetes, just to control the type 2 diabetes, is lifestyle change. Thank you. मैं डॉक्टर आरोन सक्सेना, मेडिकल स्पेशलिस्ट ECHS लखनऊ में हूँ और मैं ये देख रहा हूँ कि आजकल जनरल पब्लिक में बीमारी बहुत हो रही है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है,
जो लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस वगैरह बहुत कॉमन हो रही हैं और इन सब को पब्लिक की अवेयरनेस ना होने की वजह से वो लोग तकलीफ़ भी बहुत उठा रहे हैं और हमारे हिसाब से उनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वगैरह की जो भी लेटेस्ट मेडिसिन है उनका कॉन्सेप्ट होना चाहिए, एक लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए, ब्लड प्रेशर वगैरह कंट्रोल में रखना चाहिए, टहलने का रखना चाहिए, है ना। और ये एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है जो डॉक्टर साहब ने शुरू किया है एंड हमको लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूज़ उठाएंगे। ठीक, थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर जिज्ञासु सिंह आज डायबिटीज़ मधुमेह के बारे में आपसे कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। मधुमेह जिसे हम डायबिटीज़ भी कहते हैं, इंसुलिन की कमी या इंसुलिन के मेटाबॉलिज्म में कोई दिक्कत वजह से किसी को भी हो सकती है। इसकी ख़ास तौर से आपको ध्यान रखना होगा खान पान में उच्च रक्तचाप जिसको हाइपरटेंशन उसको कंट्रोल करना होगा और एक्सरसाइज या व्यायाम को बढ़ाना होगा। अपने डॉक्टर से उचित सलाह लें एवं इसकी प्रॉपर इलाज के लिए इलाज ज़रूर करवाएं। नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद। आज डेंगू के ऊपर कुछ आपको बताना चाहता हूँ, कुछ बातें साझा करना चाहता हूँ। डेंगू जो कि एक प्रकार का वायरस इन्फेक्शन है, वो मच्छर के काटने से हो जाता है। डेंगू होने के जो लक्षण हैं वो हैं शरीर पे छोटे छोटे चकत्ते पड़ना, बुखार आना, बदन में दर्द होना। जो अगर ऐसे कोई भी लक्षण आपको आए तो अपने डॉक्टर से तुरंत सलाह करें एवं सही जांचें करवाएं। डेंगू में ख़ास तौर से प्लेटलेट्स का भी हमें काफ़ी ध्यान रखना पड़ता है। प्लेटलेट्स की कमी होने पर हमें प्लेटलेट्स चढ़ाना भी पड़ सकता है। साथ में डेंगू के रोकथाम के लिए मच्छरदानी का प्रयोग करें एवं ढेर सारी मात्रा में लिक्विड का सेवन करें और अपने डॉक्टर से प्रॉपर इलाज करवाएं एवं खान पान का ध्यान रखें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर जितेंद्र प्रसाद सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म के बारे में बताना चाहता हूँ। यूजुअली देखा गया है कि हमारा जो TSH लेवल है बॉडी में 0.4 to 4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है और सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म में TSH वैल्यू यूजुअली जो है 0.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम होती है और T3 और T4 का लेवल जो होता है यूजुअली नॉर्मल होता है। तो ऐसे केसेस में जब T3 और T4 दोनों का वैल्यू नॉर्मल हो और TSH लेवल 0.4 मिली यूनिट इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर से कम हो तो अब हम उसको सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म बोलते हैं। सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म में 2 ग्रेड होते हैं, ग्रेड 1 एंड ग्रेड 2। ग्रेड 1 0.1 से लेकर 0.4 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है और ग्रेड 2 लेस देन 0.1 मिली इंटरनेशनल यूनिट पर लीटर होता है। ग्रेड 1 में जनरली ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती है और ग्रेड 2 में यूजुअली हाइपरथायराइडिज्म की जो दवाइयाँ होती है वो दी जाती है। नॉर्मली ग्रेड 1 में जब सिम्टम्स होते हैं हाइपरथायराइड के तब ग्रेड 1 में भी हम दवा दे सकते हैं और दवाइयाँ जनरली जो दी जाती हैं यूजुअली बीटा ब्लॉकर्स और प्रोपाइल थायोरेसिल, मेथिमाजोल जनरली देते हैं हम लोग और रेडियो आयोडीन अपटेक प्लस सर्जरी भी इसमें आवश्यक होती है। तो सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म एक ऐसी एंटिटी है जो अभी बहुत अनडायग्नोज्ड है, इसलिए हमको जहाँ भी डाउट हो कि पेशेंट को सब क्लिनिकल हाइपरथायराइडिज्म है तो TSH लेवल पहले कराना चाहिए और TSH लेवल अगर 0.4 यूनिट मिली इंटरनेशनल यूनिट से कम है तब हम इसके बारे में सोचना चाहिए और समुचित इसका इलाज करना चाहिए। धन्यवाद। मैं डॉक्टर आशीष, फिजिशियन, MD मेडिसिन फ्रॉम KGMC वे बैक इन 1989। मैं अपने स्टूडेंट्स को, MBBS को और जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं MD मेडिसिन में, उनको एक छोटी सी नसीहत देना चाहूँगा। ऐसी गलतियाँ कभी कभी छोटी छोटी हो जाती हैं कि जो नहीं होनी चाहिए। ख़ास तौर से जब कभी आपकी क्लिनिक में कोई मरीज़ सांस की कंप्लेंट लेके आए, डिस्निया की कंप्लेंट लेके आए, तो मेरा ये कहना है कि आप सब चीज़ ज़रूर पूरा एग्जामिन कीजिए, बट शुरुआत में ही 2 चीज़ें, 2 क्लिनिकल पॉइंट्स कभी मत मिस कीजिए। एक नेक वेन्स,
नेक वेन्स और एक ऑर्थोपनिया की हिस्ट्री, लेटने पे सांस का बढ़ जाना या पैरोक्सिस्मल नॉक्टर्नल डिस्निया की हिस्ट्री। ये दो हिस्ट्री, एक एग्जामिनेशन और एक हिस्ट्री ऑफ ऑर्थोपनिया, इसको शुरू में ही आप बिल्कुल कंफर्म कर लीजिए। हो सकता है जो आप आला लगा के उसको डायग्नोज करने वाले हों कि वो ब्रोंकाइटिस है, एस्थमा है या रेस्पिरेटरी केस है, हो सकता है वो एक कार्डियक केस हो। तो मेरी एक छोटी सी नसीहत, एक छोटी सी शिक्षा अपने आजकल के स्टूडेंट्स एंड पोस्ट ग्रेजुएट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।